आयरा चलो, सामान पैक कर लो अपना। बल्कि एक काम करो, बस अपना ज़रूरी सामान रख लो। बाकी तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलना, फिर ले लेंगे। वो रूम में आता सरसरी लहजे में गोया हुआ, जबकि काउच पर बैठी आयरा ने नागवारी से इसकी जानिब देखा था। क्या हुआ? इसकी खामोशी महसूस कर वो बराबर में आन बैठा था। कितने दोगले हो तुम मरवान सुल्तान, बिल्कुल अपने बाप जैसे। इसके लहजे की तलखी पर वो चौंका। कहना क्या चाहती हो, खुलकर कहो। इसने सर्द लहजे में कहा तो वो तमस्कराना सा मुस्कुराया। तुम इतने नादान, इसने तंजिया कहते सर छिटका। वो कितनी ही देर खामोशी से इसे देखता रहा था और फिर सर छिटक गया। बहुत हो गई तुम्हारी फजूल बकवास। अब उठो और घर चलो। इसे बाजुओं से पकड़ कर उठाता वो अपने ऐन मुकाबिल लाया था, जो एक लम्हे में अपना आप इसकी गिरफ्त से निकालती फासले पर जा खड़ी हुई थी। मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ मरवान, बल्कि मुझे तुमसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना। वो हाजियानी सी होकर चीख उठी थी। आयरा, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ये क्या बकवास कर रही हो? इस बार वो इसकी आंखों में पनपती नफरत देख जुनून खेजी से मुस्कुराया था। बकवास मैं नहीं कर रही, बल्कि बकवास वो थी जो तुमने की है, सब खानदान वालों के सामने। वो गुस्से की शिद्दत से पूरे वजूद से लरज रही थी। यार, क्यों थका रही हो खुद को? क्यों फजूल सोचे पाल ली है तुमने? क्यों हलकान कर रही हो खुद को? इसने एक बार फिर तहम्मुल मजाजी का मुजाहरा किया था। ज्यादा अच्छा बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। वो तल्ख लहजे में गुर्राई। क्या कहना चाहती हो? इस बार वो धीमे मगर सख्त लहजे में बोला था। क्यों? तुम नहीं हो अपने बाप जैसे मतलब परस्त और दोगले? तुमने नीचे सबके सामने मेरी हिमायत करने के बजाय अपने बाप का दिफा किया कि मेरे प्यारे मामू जान ने मुझ यतीम के सर पर हाथ रखकर जन्नत कमाई है। सच क्यों नहीं बताया तुमने सबको कि ये सब तुम्हारे बाप की वजह से हुआ है? वो अपना आप इसकी गिरफ्त से आजाद कराती तैश में चिल्लाई थी। तो तो तुम क्या चाहती हो? मैं खानदान वालों को सबको हकीकत बता देता। इसके लहजे में चट्टानों की सी सख्ती दर आई थी। तो क्या नहीं बतानी चाहिए थी? वो न हो नफरत से गुर्राई थी। हकीकत? यही हकीकत कि तुम्हारा और मेरा निकाह आज नहीं बल्कि बल्कि सालों पहले हुआ था। ये हकीकत कि हमने ये इंतहाई कदम बड़ों की मर्जी के खिलाफ उठाया था, या फिर ये सच कि मेरा बाप तुम्हें अपने खानदान की बहू कबूल करने के लिए रजामंद नहीं। एक झटके से इसे कमर से थाम कर अपने नजीक करता वो दुरुस्तगी से दहाड़ा था। सियाह रंग आंखें जब से सुर्ख पड़ गई थी। हाँ तो इसने बुराई ही क्या है? निकाह किया है, कोई गुनाह नहीं किया। वो समझने को तैयार ही नहीं थी। मरवान की सख्त गिरफ्त के बायस बाजुओं में टीस सी उठने लगी थी। जख्म अभी तक भरा नहीं था और वो अपनी तकलीफ में वो बिल्कुल ही भूल गई थी। निकाह जरूर किया है, मगर चोर रास्ता इख्तियार करके। जानता हूँ कि गलती मेरी थी। इस निकाह के लिए मैंने तुम्हें फोर्स किया था, मगर मैं नहीं चाहता आयरा कि हमारा रिश्ता तुम्हारे लिए गाली बन जाए। मैं मर्द हूँ, 10 हफिया निकाह भी कर लूँ ना तो कोई मुझसे सवाल नहीं करेगा, मगर तुम्हारे लिए ये लोग उम्र भर की हिमाकत बना देंगे। हमें इस माशरे में रहना है। बात को समझने की कोशिश करो। खुद पर जब्त करते इसकी बेयकीन आंखों में अपनी गहरी निगाहें गारता वो बहुत मुलायम लहजे में समझा रहा था, मगर इस पर तो जैसे जुनून सवार था। झूठ, सब झूठ। बस तुमने अपने बाप की पोजीशन क्लियर की है और कुछ नहीं। अगर तुम मेरा भला चाहते तो मेरा साथ देते। वो अब तक बेयकीन थी। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है आयरा? इसके लहजे में अफसोस जर आया। वो मुसलसल बाप की मुखालफत कर रहा था और उल्टा वो इसे ही कसूरवार ठहरा रही थी। नहीं, अब मुझे किसी पर यकीन नहीं है। तुम सब एक जैसे हो। अपने मफाद के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, किसी के खालिस जज्बात का खून कर सकते हो। वो शिद्दत से गम से बोलती सोफे के पास जमीन पर बैठती चली गई थी और फिर फूट फूट कर रो पड़ी थी। अगर यही सच है तो फिर तो ये तुम्हारे लिए सुनहरी मौका है आयरा इलाही।
जो शख्स तुम्हें बहू मानने को तैयार नहीं था, अब वो दुनिया की खातिर तुम्हें अपने बेटे की ज़ौजियत में देने पर मजबूर है। अपने घर खानदान में जगह देने पर मजबूर हैं और अपने दुश्मन से बदला लेने का इससे ज्यादा अच्छा मौका कौन सा होगा कि तुम दुश्मन के घर में सुबह शाम इसकी निगाहों के सामने रहो। भले इससे ज्यादा और क्या शिकस्त होगी अजमल सुल्तान के लिए कि इनकी सबसे बड़ी दुश्मन इनके बेटे की बीवी की हैसियत से इन्हीं के घर में एक ही छत तले रिहाइश पजीर है। इसे सिसकियों से रोता देख इसने खामोश नहीं कराया था, बल्कि इसके हिचकोले लेते वजूद को अपनी सर्द निगाहों के हिसार में लिए वो तंजिया लहजे में बोला था। हाँ, अब ऐसा ही होगा मरवान सुल्तान। मैं सुल्तान महल में रहकर ही ये जंग लड़ूंगी और फिर देखूंगी तुम्हारी मोहब्बत और इंसाफ, बाप और बीवी में से तुम किसका साथ चुनोगे। एक झटके से उठकर इसके मुकाबिल आती वो इस्तेज़ाइया मुस्कुराई थी, जबकि ना चाहते हुए भी मरवान का दिलकश कहका बेसाख्ता था। आयरा ने घूर कर अजीब नजरों से इसे देखा, जो अब इसके तासुरात देख अपनी मुस्कुराहट जब्त कर रहा था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है आयरा, और कुछ भी नहीं। अपने छोटे से दिमाग पर इतना जोर मत डालो, घिस जाएगा। इसने तासुफी अंदाज में बोलते इसे कंधे से थाम कर सीने से लगाया था, जो एकदम ही सिसकी थी। वो फौरी पीछे हुआ, जबकि अब वो अपना बाजू देख रही थी। ये तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुमने इस पर बैंडेज नहीं की अब तक। आस्तीन पर लगे खून के धब्बे देख इस बार वो गिर जा, जिसने सख्त निगाहों से घूरा था। कौन था यहाँ मेरा ख्याल करने वाला? मेरी माँ तो इस दुनिया से ही चली गई। वैसे भी सबने लावारिस समझ रखा है, तो जिसका जो दिल चाहे वो वैसा ही रवैया अख्तियार करता है। शिकवा के ना लहजे में बोलते इसकी आवाज रुंध गई थी। हाँ, और साथ में मैं भी तो मर गया हूँ, जब भी तुमने कल से लावारिस की गर्दान लगा रखी है। इस बार इसके लहजे में खफगी दर आई थी, जबकि इसके लफ्जों की सख्ती पर आयरा के दिल को कुछ हुआ था। नैन निगाहें उठाकर इस सितमगर की जानिब देखा, जो अब इसे हाथ पकड़कर बेड पर बिठाता बैंडेज का सामान निकाल रहा था। रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। आस्तीन की फिटिंग के बायस इसे पुरसोच देख इसने जरा झिझक कर कहा था। वो अजीब निगाहों से घूर रहा था। एक बात तो बताएं मिसेस, वैसे तो आप बड़ी समझदार बनी फिरती हैं। हाथ में चोट लगी है और आप मोहतरमा ने इस कदर फिटिंग की फुल स्लीव्स पहन रखी हैं। जख्म तो दर्द देगा ही, और ये बैंडेज ये कैसे करेंगे? इसकी बात का जवाब देने के बजाय मुंह बसोरा था। जाओ, पहले शर्ट चेंज करो, फिर करते हैं तुम्हारी बैंडेज भी। इसने हाथ पकड़कर इसे ड्रेसिंग रूम की जानिब धकेला था, जो कुछ देर बाद ढीली ढाली सी हाफ स्लीव शर्ट पहनकर बाहर निकलती वॉशरूम की जानिब कदम बढ़ा रही थी। कहाँ जा रही हो? इसकी पेशानी पर बल नमूदार हुए थे। ये जख्म वॉश करने, इसने नरमी से कहा था। यहाँ आ जाओ वापस। इसने इशारे से पास बुलाया, जो चारों नचार इसके लहजे में मख्फी तंबी महसूस कर तासुफ ज़दा आह खारिज करती अपनी साबका जगह पर जा बैठी थी, जबकि अब वो बहुत नरमी और तवज्जो से इसका जख्म साफ कर रहा था और फिर नई बैंडेज भी कर दी थी। कल मेरे साथ चलना डॉक्टर के पास। इतनी परेशानियों में तुम्हारी चोट तो मेरे जहन से बिल्कुल ही मदम हो गई। अपनी लापरवाही पर इसे पछतावा हुआ था, मगर यकायक इसकी हरकत याद आने पर एक बार फिर सबका गुस्सा वधु आया था। वैसे तुम्हें ये मशवरा दिया किसने था? इस बार वो सर्दगी से गोया हुआ था। वो ठटक गई थी। कौन सा मशवरा? इसकी निगाहों से शरारे निकलते देख बामुश्किल थूक निकला गया था। अपने आप को खुद से गोली लगवाने का मशवरा।
इसने दांत पीस कर इस्तफसार किया था। आयरा ने झट मासूम सूरत बनाई थी ताकि इसके अताप से बच सके। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है मरवान। जबान दांतों तले दबाए इसने झूठ का सहारा लिया था। मैं तुम्हारी आती जाती सांसों से भी वाकफियत रखता हूँ आयरा। मैं भले ही तुमसे दूर हूँ, मगर एक बात याद रखना, मैं तुमसे तुम्हारे साय से भी ज्यादा करीब हूँ। इसीलिए मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत किया करो, समझी? इसके लहजे की सर्दगी पर वो मुंह बनाती रुख मोड़ गई। ये खफगी का वाज़ेह इज़हार था। अब बताओ, ये कदम किसके कहने पर उठाया था तुमने? इस बार हमेशा की तरह इसका हाथ इसकी आवारा लटों से जा उलझा था। जब तुम रुखसती के लिए नहीं मान रहे थे, तो फिर कुछ तो करना ही था ना। यूं ही हाथ पर हाथ रख कर तो नहीं बैठ सकती थी, वरना वो तुम्हारे वालिद साहब तुम्हारी शादी इस गोल्डन बालों वाली चुड़ैल से करा देते। इस बार वो तराह कर गोया हुई थी, लहजे से जलन वाजे थी। मतलब आप जेलिस हो रही थी आयरा जी। इसके लहजे में सिमटी जलन से वो खूब महफूज हुआ था। अलबत्ता वो बहस का इरादा मुलतवी कर गया था। मुझे क्या जरूरत पड़ी है इस सुनहरे बालों वाली चुड़ैल से जेलिस होने की? इसने मुंह बसोरा। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तुम्हें इनसिक्योर फील करने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बददिमाग सियासतदान तो सिर्फ अपनी बैरिस्टर साहिबा का ही दीवाना है। वो एक लम्हे में इसे कमर से थाम कर खुद पर गिराता, इसके बालों में मुंह छुपाता मखमूल लहजे में गोया हुआ था। जबकि इस बार आयरा की धड़कनों की रफ्तार तेज हो गई थी। मरवान, ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मुझे। वो सटपटा कर रह गई। मुसलसल मज़ाहमत जारी थी। इसकी बेबाकियों पर वो सुर्ख पड़ गई थी। इसका ये बेबाक अंदाज इसकी धड़कनें मुंतशिर कर गया था। मेरी मोहब्बत को ना झुटलाया करो जानम। इस दुनिया का हर सच झूठ हो सकता है, मगर मेरी मोहब्बत तुमसे अज़ल से सच्ची है और अबद तक रहेगी। इस पोजीशन में लेटे इसका रुखसार सुर्ख चेहरा हाथों के प्याले में भरता वो मखमूल लहजे में गोया हुआ था। आयरा सांस तक रोक गई थी, जिसने इसकी पेशानी पर मेरे मोहब्बत सबकी थी। तो फिर तो तुमने झूठ क्यों बोला? वो अभी तक इसके जज्बात लुटाती निगाहों के जेरे हिसार थी। झूठ नहीं बोला, बस तुम्हें माशरे में तुम्हारा असल मकाम दिलाया है। एक मनचाही बहू और बीवी का, जो शौहर के साथ साथ पूरे खानदान की पसंद भी है। बाबा से नाराजगी हमारा ज़ाती फेल है, मगर वो हैं तो हमारे बड़े ना। दुनिया दिखावे को ही सही, इस रिश्ते में इनकी रजामंदी का शामिल होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी शख्स किसी फजूल सी बात को मोहरा बनाकर मेरी बीवी को किसी किस्म का दाना दे। मोहब्बत से गुंधे लहजे में इसकी समातों में सूर फूंकता, इसके तने नकूश को मोहब्बत और चाहत के पुरकैफ लम्स से महकाता, इसकी दहकती नरम गरम सांसों में सांस लेता, जज्बात से भारी लहजे में गोया हुआ था। जबकि वो इसकी पेशकदमी पर अपना सांस थमता हुआ महसूस कर रही थी। आइंदा कभी खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी नहीं आयरा। ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर रहा हूँ, मगर आइंदा ऐसा नहीं होगा। इसकी सुराहीदार गर्दन पर मोहब्बत भरा बोसा देते वो इसके साकत वजूद को एक तरफ करता उठ बैठा था, जो इसकी गुर्बत में पिघलती जा रही थी। उठ जाओ, अभी मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया जो तुम सदमे में चली गई हो। वो गड़बड़ा कर उठ बैठी थी, जिसकी पुरशोक निगाहें इसके सुर्ख रंगत पर ही जमी थी। बेहुदा इंसान, तुम मेरे गमगीन होने का नाजायज फायदा ना उठाओ। खबरदार, खबरदार, जो अब तुम मेरे करीब भी आए। वो सटपटा कर दूर हुई, बेड से उठ खड़ी होती कपकपाते लहजे में गोया हुई। वो बेड पर हथेलियां जमाए
सहारे से बैठा इसके दमकते सरापे को गहरी नजरों से निहार रहा था। अब तो रुखसती हो गई है जानम, अब ये धमकियां बेकार हैं। इसने शरारत से आंख दबाई। हैरत के बायस आयरा की आंखों में तहीर सिमट आया था। तुम तुमने अब अगर मुझे हाथ लगाया तो मैं, इसे समझ नहीं आया वो क्या कर डालती, जबकि वो इसकी पतली हालत से खूब खर्च उठा रहा था। क्यों, पाबंदी है क्या? इसने आईब्रो उठाए। हाँ है पाबंदी, और तब तक है क्योंकि मैंने तुम्हें इस वक्त तक ये हक नहीं दिया, जब तक मुझे तुम्हारी इस झूठी मोहब्बत पर यकीन नहीं आ जाता। इसने कीना तोज निगाहों से घूरा था। मेरी मोहब्बत की इंतहा को आजमा रही हो? इसने साइड मुस्कुराहट पास की थी। हाँ, इस बार वो सीने पर बाजू लपेटती अजली अक्खड़पन से बोली थी। फिलहाल तो अपना सामान उठाओ और मेरे साथ घर चलो। मैंने अपना कौन सा हक कब और किस वक्त इस्तेमाल करना है, इसका फैसला मैं खुद करूंगा। और तुम्हारा लगाया गया कर्फ्यू किस हद तक काम करेगा, इस अहम बात का फैसला हम हमारे बेडरूम में जाकर करेंगे जानम। जल्दी से नीचे आ जाओ, जब तक मैं जरा मुलाजमीन को इनकी ड्यूटी समझा दूं। वो शरारत से आंख दबाता उठ खड़ा होता, पुरकैफ और मुसव्वर झोंकों की मानिंद नरमी से छूता रूम से बाहर निकलता चला गया था, जबकि इसके लहजे में दराई शोखी और हरकत पर इसका चेहरा शर्मो हया के बायस तप उठा था। घर की सियासतदान अपने भाप उड़ाते चेहरे पर हफ्फत सदा सी दोनों हाथ रखती वो इसे एक नए नाम से नवाज चुकी थी, जबकि यहाँ से जाने का सुनकर दिल एक बार फिर बोझल हो गया था। वो थके कदमों से सुमट के बेगम के कमरे की जानिब पड़ी थी। वो जब साथ होता था तो हर गम भूल जाता था, जैसे कोई तिलस्माती हिसार का जुनून खैस पशु बख्श हिसार सा था, वो जो इसके रुखसत होते ही कांच की मानिंद छनक से टूट जाता था और हर गम वापस से वधु आता। रात की सियाह चादर हर सू अपने गहरे नक्श छोड़ती कुरअर्ज पर तारीकी की चादर ओढ़ चुकी थी। नीम अंधेरे में डूबे कमरे में मौजूद आयरा कितनी ही देर से जुमैद बेगम के बिस्तर के सरहाने बैठी इनकी तस्वीर को सीने से लगाए खामोश आंसू बहाने में मसरूफ थी। गोया आज फिर से सालों पुराने जख्म ताज़ा हो गए थे। निगाहों के सामने जिंदगी के वो तल्ख मनाजिर चल रहे थे, अपनी महरूमियों ज़दा बचपन जब इसने लड़कपन में ही अपने बाप को खो दिया था। जुमर ने सबकी मुखालफत और ख़ानदानी दुश्मनियों के बावजूद किसी मुश्किल में इसकी परवरिश की थी। अपनी माँ की कुर्बानियों से बाखूबी वाकिफ थी। अजमल साहब के बेहद इसरार के बावजूद इन्होंने आयरा की खातिर दूसरी शादी नहीं की थी। आप इतनी जल्दी क्यों चली गई ममा? अभी तो आपने मेरे साथ अच्छा वक्त देखना था, मेरी खुशियाँ देखनी थी। वो ख्वाब पूरे होते देखने थे जिनको सालों आपने अपनी आँखों में सजाया था। हमारे गुनहगारों को जेल की सलाखों के पीछे देखना था, अभी तो बहुत कुछ था जो आपने अपनी आँखों से देखना था। और जब मुझे आपके साथ की बेहद ज़रूरत है, तो आप कहीं भी नहीं हैं। वो तस्वीर में नज़र आते सिमट के मुस्कुराते अक्स से मुखातिब फूट-फूट कर रो पड़ी थी। आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ ममा। इनकी तस्वीर सीने से लगाए रोती आयरा की कत्थई आंखों से आंसू झरने की मानिंद बह रहे थे। जानती हैं, आज मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। आज आपकी बेटी अपने शौहर की संगत में रुखसत हो रही है। मुझे दुल्हन बने देखने का कितना अरमान था आपको, मगर इन जालिम लोगों ने हमारी खुशियाँ तबाह बर्बाद कर दी। दिल तो चाह रहा है आपके और बाबा के कातिल को जान से मार दूँ, मगर देखें ना, मैं आपकी अच्छी बेटी आपकी बात का मान रख रही हूँ मामा। वो और बहुत सब्र से हमारी जन्नत को छोड़कर अपने दुश्मन के घर जा रही हूँ। इस आशियाने से रुखसत हो रही हूँ जिसे आपने और बाबा ने बहुत मेहनत और मोहब्बत से सजाया था। वो शदीद कर्ब से दो चार थी। अगर आपकी बात का मान ना होता तो मैं कभी किसी ऐसे घर में ना जाती जहाँ आपका और बाबा का कातिल रहता है। मगर मुझे कसम है आपकी, मैं सुल्तान खानदान को बर्बाद कर दूंगी। इनसे आपके और बाबा के खून का बदला हर हाल में लूंगी। अजमल साहब की सफाकियत सोच आंखों से नफरत टपक रही थी। मरवान कहता है वो मेरे साथ है, हर लम्हा हर पल इसे मेरी तकलीफ का एहसास है। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है।
मगर मुझे समझ नहीं आता कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। जब मैं इस पर यकीन करना चाहती हूँ, वो कुछ ऐसा कर देता है कि मेरा इस पर से कायम एतमाद डगमगा सा जाता है। गैर मरई नुक्ते को घूरती व अजीब वहशतज़दा लहजे में बोलती जुमर से शिकायत गिनाती। वो ज़मीन पर बैठी न जाने और कितनी ही देर आंसू बहाती रहती। अगर कमरे में दाखिल होता मरवान इसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल ना कराता। आयरा, पास खड़े मरवान ने हौले से पुकारा था, जो दूसरी जानिब रुख फेरे बैठी थी। इसकी जानिब आयरा की पुश्त थी। चलो, हमें घर जाना है। आयरा ने तकलीफ से आंखें मींच ली थी। ये कैसी रुखसती थी, जहाँ ना माँ थी और ना ही बाप, और ना ही कोई अपना, और ना ही किसी किस्म का एहसास। मगर हाँ, इसका वजूद ज़रूर तकलीफ का भौड़ा बना हुआ था। क्या हम यहाँ कुछ दिन ठहर नहीं सकते? इसके लहजे में आस थी। मरवान ने लब खींचे थे। ऐसा मुमकिन नहीं है आयरा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, और अब वैसे भी अकेले घर में रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता। तुम यहाँ महफूज नहीं हो, और वैसे भी यहाँ अकेले रहकर क्या करोगी? रही बात फूफो की याद की, तो वो हर लम्हा तुम्हारी दुआओं में तुम्हारे साथ होंगी। वो समझाने की गर्ज से बोला था, जो लब पीछे भीजती अपनी बेबसी पर आंखें मीच गई थी। तुम रुक जाओ मेरे साथ। इसने पलटकर आस भरी नजरों से इसकी जानिब देखा था। गुलाबी रंग, आंखों में तैरती नमी देख मरवान के दिल को कुछ हुआ था। वो तो कभी यूं ना रोई थी, यहाँ तक कि बचपन में अपने बाप की मौत पर भी। मगर माँ की मौत ने इसे हिला कर रख दिया था। एक गहरा सर्द सांस फिजा के सुपुर्द करता वो दो कदम नजदीक होता। इसके पास ही फर्श पर दो जानों बैठ गया था। फिलहाल मैं यहाँ नहीं ठहर सकता। मेरी जान, तुम्हें पता तो है, मुझे रोज कहीं ना कहीं जाना होता है। कभी किसी सियासी मीटिंग में, तो कभी किसी जलसे में। तुम खुद ही बताओ, मैं कैसे तुम्हें यहाँ छोड़ने का रिस्क ले सकता हूँ, वो भी तन तनहा नौकरों के आसरे पर। इसके गाल पर अपना सर्द हाथ रखता वो मुलायम लहजे में नर्म कोई से गोया हुआ था, जो एक बार फिर इसकी हथेली में चेहरा छुपाए आंसुओं से रोई थी। जितना रोना है बस आखिरी बार रो लो आयरा। इसके बाद मैं तुम्हारी आंख में आंसू ना देखूं। तुम्हारे ये आंसू फुप्पो को तकलीफ पहुंचाएंगे। वो इसकी पेशानी पर अपने नर्म गर्म होठों का लम्स बिखेरता सिसकती आयरा के गिर्द हिसार खींचता खुद में भीज गया था, जो शायद कब से इसका सहारा तलाश कर रही थी। और मेहरबान कंधा मिलते ही वो एक बार फिर टूट कर रोई थी। इसकी पुत सहलाते मरवान ने इसे खुल कर रोने दिया था, ताकि वो दिल में जमा गुबार एक ही बार बाहर निकाल कर पुरसुकून हो जाए। इसे ठंडे यख बस्ता फर्श पर बैठे ना जाने कितनी देर बीत गई, जबकि वो सिसकियां लेती अब शायद नींद की वादियों में उतर गई थी। मरवान ने चेहरा झुकाकर आयरा को देखा, जिसकी सरम सांसें अपने सीने पर महसूस कर वो समझ गया था कि वो सो चुकी थी। बेड पर पड़ा इसका दुपट्टा उठाकर इसके वजूद से लपेटता, एक गहरा सांस खारिज करता वो हूर इसी हालत में गोद में उठाता कदम नीचे की जानिब बढ़ा चुका था, जो आम घरेलू हुलिये में कुर्ता शलवार पहने मुरझाया हुआ गुलाब लग रही थी। वो जानता था कि अपने होश में इस जगह से रुखसत होना वाकई इसके लिए मुश्किल था, और अब वो मजीद इसे कोई भी दुख देने का रवादार नहीं था। इसी सोच के जेर असर इलाही हाउस से निकलता कार पोर्च में खड़ी गाड़ी में आयरा को पैसेंजर सीट पर बैठा था। दरवाज़ा बंद करता जरा फासले से दूसरी जानिब रुख फेर कर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स की जानिब बढ़ा। फिर इन्हें कुछ अहम हिदायत करता वो घूम कर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा था। तमाम करीबी मेहमान शाम होते ही अपने घरों को रवाना हो चुके थे। अजमल साहब और निशात बेगम भी कुछ देर कबल ही वहां से निकल आए थे। अब वहां सिर्फ वो दोनों ही मौजूद थे, और अब बाकी इनके पीछे रह जाने वाली यादें थीं, जो इलाही हाउस में बसेरा किए हुए थी। ड्राइविंग सीट संभालते साथ ही अपने कंधे पर पड़ी मर्दाना शॉल उतार कर इसके वजूद पर डाली थी, जो एक तरफ को गर्दन किए सोती हुई बला की हसीन लग रही थी। खुमारदार पलकों पर ठहरी नमी रात की सियाह तारीकी में खूब चमक रही थी, जबकि इसका कुंदन सा दूधिया सरापा इंतहाई दिलकश लग रहा था। मैं सपाट इसके सहरंगेज सरापे से निगाहें चुराता गाड़ी स्टार्ट कर चुका था, जिसका रुख अब सुल्तान महल की जानिब था।
संग मरमर से तामीर की गई सुल्तान महल की इमारत रात की सियाह तारीकी में भी खूब जगमग कर रही थी। सुल्तान महल के ड्राइवे से तेज रफ्तारी से गुजरती गाड़ी ने रात की खामोश फिजा में इर्तिशार सा बर्पा किया था। अपने कमरे में जगह काटते अजमल साहब ने अपने कमरे की खिड़की से वो मंजर इंतहाई नफरत से देखा था, जहां इनका बेटा इनके दुश्मन की बेटी को बाहों में उठाए शाहाना प्रोटोको शाहाना प्रोटोक्यों से होता अपनी ख्वाबगाह की जानिब कदम बढ़ा रहा था। जबकि वो मुकम्मल तौर पर नज़रों से ओझल हो गया तो वो खुद पर शरीर जब्त के पहरे बिठाए पुश्त पर हाथ बांधे अजमल साहब खिड़की के पर्दे बराबर करते कदम उठाते अपने बेड की जानिब आए थे, जहां इनकी हर दुख सुख की साथ ही इनकी शरीक हयात बेटी की कार्रवाइयों से बेखबर गफलत की नींद सो रही थी। अपनी जोजा पर एक तासुफी निगाह डाल वो अपनी साइड पर करवट के बल लेटते आंखें मूंद गए थे। मरवान ने पाँव की मदद से धीरे से कमरे का दरवाजा खोला था, जो नीम तारीकी में डूबा हुआ था। खिड़कियों से आती चांद की रोशनी ने कमरे का मंजर फसो खैज बनाया हुआ था। धीरे से कदम उठाते बेड की जानिब बढ़ाए थे। बेखबर सोती आयरा को एहतियात से बिस्तर पर लिटाता वो खुद भी साथ ही बैठ गया था। आयरा के चेहरे पर पड़ती चंद मेहताब की रोशनी में इसकी दूधियाई रंगत खूब दमक रही थी। गुलाबी होंठ हल्के से खुले हुए थे, घुंघराली बालों की लटें गुलाबी चेहरे पर फैली हुई थी। चेहरा रोने के बायस सुर्ख पड़ गया था। इर्द गिर्द से लापरवाह सकून की नींद सोती वो खूंखार बैरिस्टर इस बददिमाग सियासतदान का सकून बर्बाद कर गई थी, जो बस यकटक इसके कुंदन सरापे को अपनी मोहब्बत भरी निगाहों के हिसार में लिए बड़ी तवज्जो और चाहत से इसका एक एक नक्श निहार रहा था। दिल हमक हमक कर इसकी जानिब माइल हो रहा था, मगर अभी ज़ब्त लाज़मी था। खुद पर ज़ब्त के कड़े पहरे बिठाए वो सर झटक कर वॉशरूम की जानिब बढ़ा था और फिर लिबास तब्दील करता वो खुद भी आयरा की करीब लेटता इसके नाजुक वजूद सीने से लगाए आंखें मूंद गया, जो अचानक इब्तिदा पर ज़रा हड़बड़ा कर बेदार हुई थी, मगर ज़हन पर असाबी थकन इस कदर सवार थी कि वो कुछ ना समझते हुए वापस नींद की वादियों में उतर गई थी। बालों में सरसराता इसका फरत पक्ष लम्स इसे हर गमो फिक्र से दूर ले गया था। अभी कुछ ही देर गुजरी थी जब वो करवट लेटी इसके सीने में चेहरा छुपाती इसके गिर्द अपना नाजुक सा हिसार कायम करती मरवान को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। रगों पे में अजीब सा सुरूर सरायत कर गया था। इसकी गुर्बत सिर्फ इसी के लिए सकून का बायस नहीं थी, बल्कि वो भी इसकी मोहब्बत में इतनी ही पागल थी जितना कि वो, वरना कोई यूं ही तो खुद पर गोली नहीं चलवा लिया करता। मशरिक से तुलू होता एक नया सूरज अपने जोबन पर था। खिड़की पर पड़े पर्दों से छन कर आती सूरज की रोशनी के बायस कमरे में हल्का सा उजाला हो गया था। मरवान के सीने में चेहरा छुपाकर सोती आयरा पूरी रात सुकून की नींद सोई थी। वो धीरे से पलकों की चिलमन उठाती शायद अभी बेदार हुई थी। खुद पर गर्म सांसों की तपिश महसूस कर वो आज चौंकी नहीं थी, क्योंकि अब इस लम्ह से शनासाई पुरानी थी और इसे यूं अपनी बाहों में जकड़ कर सोने की जुर्रत सिर्फ वो ही कर सकता था। इसकी पुरसुकून नींद के ख्याल से वो बगैर हलचल पैदा किए यूं ही लेटी रही थी, जबकि मरवान इसकी जानिब रुख मोड़े इसे खुद में पीछे बहुत सुकून से सो रहा था। आयरा को इसका यूं करीब आना हया से दो चार कर गया था। वो बामुश्किल महज इसका चेहरा ही देख पा रही थी। माथे पर बिखरे सिल्की बालों को उंगलियों की मदद से सेट करती इसके तने नकूश पर उंगलियां फेरती वो खुद में अलग ही सुरूर सा उतरता महसूस कर रही थी। मरवान इसकी हरकत पर मुकम्मल तौर पर बेदार हो चुका था, मगर अब जान कर आंखें मूंद कर लेटा था, जबकि वो इसे सहता महसूस कर जरा सी ऊंची होती इसकी पेशानी पर होठ रखती इसे खुशगवार हैरत में मुब्तला कर चुकी थी। झिझक कर पीछे होती इसकी गिरफ्त से निकलने में कोशां अब वो जल्द से जल्द फरार होने की जल्दी में थी। इससे कबल के ये मुस्तकबिल का कभी न होने वाला सियासतदान जाग जाता।
मगर चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट से जाए मरवान ने इसे कमर से थाम कर मज़ीद नज़दीक किया, तो वो हड़बड़ा कर रह गई, जो अब पूरी आँखें खोले, मुस्कुराती निगाहों से शरारत समोए आईब्रो उठाए, इसे हवनक बना देख रहा था। वो एक लम्हे को सटपटा गई थी। तुम जाग रहे थे? इसने मशकूक अंदाज में सवाल किया था। जब मेरी खूंखार बैरिस्टर चोरी चोरी मुझ पर अपनी मोहब्बत लुटा रही हो, तो भला मैं कैसे पुरसुकून नींद सो सकता हूँ? अपने कान की लौ पर इसकी नरम गरम सांसें महसूस कर वो सुर्ख पड़ गई थी। जो अब जरा पीछे होता, शरीर नजरों से इसे देखता, इसके झेपे झेपे से तासुरात मुलाहिजा कर रहा था। खुश फहमी है तुम्हारी। मैं तो ये चेक कर रही थी कि कहीं कल रात मुझे यहाँ लाने पर तुम्हारे अब्बा हुजूर ने तुम्हारी क्लास तो नहीं ले ली और तुम्हें इस हादसे में खूबसूरत निशानियां मिल गई हों। मार पड़ने का निशान तो खैर कहीं नजर नहीं आया मुझे। अपने तासुरात छुपाती, लहजे को मजबूत बनाए से तंग करने की गर्ज से मायना फैजी से गोया हुई थी। मरवान ने इसे शरारत से मुस्कुराता देख घूर कर देखा। शर्म कर लो, शौहर हूं तुम्हारा। मरवान ने तासुफी अंदाज में एहसास दिलाया था। तो तुम क्या शौहर बनने के बाद जिन बनने का इरादा रखते हो? वो अब तक इसके हिसार में कैद थी, जो माथे पर बल डाले अब खश्मगीन निगाहों से घूर रहा था। हो भी सकता है। इसके रुखसार पर अपने होंठ रखता वो शरारत से एक आंख तपा कर बोला था। वैसे इंतहाई बेहुदा इंसान हो तुम। मौके का फायदा उठाना खूब जानते हो। अब हटो पीछे। गड़बड़ा कर इसका हिसाब तोड़ती वो जरा फासले से बैठी थी, जो सीधा होकर लेटता इसकी पुश्त पर बिखरी घुंघरियाली जुल्फों से खेल रहा था। अपने बालों में खिंचाव महसूस करके पलट कर इसे घूरती वो बालों का जूड़ा बना चुकी थी, जब नजर अपने कपड़ों पर गई थी। मेरे कपड़े? इसने मुंह खोलकर हवन्नकों की मानिंद इसकी जानिब देखा था, जो इसे बस यूं ही घर के कपड़ों में उठाकर ले आया था। क्या हुआ कपड़ों को? वो अनजान बना। आयरा ने दांत पीस कर इसकी जानिब देखा था। तुम मेरा बैग नहीं लाए, अब मैं क्या पहनूंगी? इसे एक नई परेशानी लाहक हुई थी। बाकायदा तौर पर इसकी जानिब फेरती वो दांत पीस कर बोली थी। एक काम करो, वार्डरोब चेक करो। वहां मेरे काफी कपड़े पड़े हैं। फिलहाल इनमें से कोई पहन लो। इनमें से कोई भी अपने साइज का सूट निकाल कर पहन लो। वो खुद पर कंबल डालता, रुख पलट कर सोता बन गया था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या मैं ये तुम्हारे कपड़े पहनकर घर में घूमूंगी? इसने घूरा। तो क्या हो गया? इसने बेनियाजी से आईब्रो उठाए थे। मरवान, तंग नहीं करो। जल्दी बताओ, मेरा बैग लाए हो या नहीं? मुझे शावर लेना है। वो अब संजीदगी का लिबादा ओढ़े बेजारी से गोया हुई थी। क्या तुमने अपनी पैकिंग की थी? मरवान ने कीनातोज निगाहों से घूरा था, जिसका यहाँ आने का कोई इरादा ही नहीं था। नहीं तो तुम कशमाला भी से करवा लेते। इसे अपनी लापरवाही पर गुस्सा आया था। कशमाला भी रात को ही छुट्टी करके अपने घर चली गई थी। इसने लापरवाह अंदाज में कहा था। तो अब मैं क्या पहनूंगी? इस बार वो सचमुच टेंस हो गई थी। मुझे क्या पता क्या पहनोगी? ये तो तुम्हें सोचना चाहिए था, जब मैं बार-बार बोल रहा था कि आयरा अपनी पैकिंग कर लो। मगर तुम कब किसी की सुनती हो? वो आंखें मीच कर पड़ा ज़रा खबकी से बोला था, जो इसे घूरती दाँत पीस कर झटके से बेड से नीचे उतर कर नीचे खड़ी हुई थी और इस पर कंबल एक झटके से उतार चुकी थी। क्या? वो इसके सर पर खड़ा गुस्से से घूरता देख हैरान हुआ। उठो, हाथ के इशारे से उठने का कहा गया था। क्यों? इसने आईब्रो उठाए। फ़ौरन उठो, मेरे साथ घर चलो, मुझे अपना सामान लेना है। मरवान इसके ऑर्डर करने पर अश-अश कर उठा था। तुम्हारा घर क्या बगल वाली गली में है, जो मैं इतनी सुबह-सुबह दीवारें फलंगता हुआ जाऊँ? इसने एक झटके से कंबल वापस खींचकर दोबारा ओढ़ लिया था। मरवान, उठ जाओ, मुझे कपड़े चाहिए, वरना मैं भी तुम्हें सोने नहीं दूँगी। वो ज़िद पर उतर आई थी। जो करना है करो, मगर मुझे तंग नहीं करो। वो मज़ीद सर तक कंबल तानता आँखें मूंद गया था। कुछ लम्हे मज़ीद सिरक गए थे, जबकि अब वो मुसलसल खामोश खड़ी इसे घूर रही थी, जो इसकी परेशानी से चिंदा फ़र्क नहीं पड़ा था। तुम नहीं उठ रहे ना? ठीक है, मैं खुद जाकर ले आती हूँ। मैं तुम्हारी मोहताज नहीं हूँ, समझे?
वो खूंखार नज़रों से घूरती धड़ाम से दरवाज़ा बंद करती वॉशरूम में बंद हो गई थी। कुछ देर बाद कंबल से सर निकालते मरवान ने हाथ बढ़ाकर साइड टेबल पर रखा मोबाइल उठाकर अपना मतलूबा नंबर डायल किया था। जी मिस रोज़ी, कल शाम मैंने आपसे कुछ काम कहा था। बालों में हाथ फेरता वो नीम दराज़ी की पोज़ीशन में बैठा था। गुड। अब आप एक काम कीजिए, सारा सामान लेकर फ़ौरन रूम में आएँ। अपनी समाई रोककर हिदायत करता। वो एक बार फिर कमरे में घुस गया था, जबकि वॉशरूम से बाहर आती आयरा ने अपने नम चेहरा तौलियों से थपकते किलस कर मरवान की पुश्त को देखा था, जो रीटो की तरह सोया हुआ था। ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़े होकर खुद पर एक तायराना निगाह घुमाई, साथ ही उलझे बालों में बुरश कर फेर कर अपना दुपट्टा सर पर डालती, साइड टेबल पर रखी कार की चाबियां उठाती वो रूम से निकलने ही लगी थी, मगर अपने शिकन-ज़दा कपड़ों पर एक नज़र डाल ठहरी। निगाह सोफे पर पड़ी सियाह रंग चादर पर गई तो वो कुछ सोचती चादर उठाकर खुद को छुपाए अभी दरवाजे तक ही पहुंची थी कि किसी के दस्तक देने पर लम्हे भर को ठहरी। आ जाए मिस रोजी। कंबल से चेहरा निकाल कर इजाजत देते मेहरबान की आवाज पर आयरन ने पलट कर इसकी जानिब देखा, जिसने इसके देखने पर शरारत से आंख का कोना दबाया था। आयरन ने दांत पीसे मगर मिस रोजी को दरवाजे पे खड़ा देख वो अपने तासुरात दुरुस्त कर चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। इन्होंने सलाम करते साथ ही हाथ में पकड़ा फ्लावर बुकेस की जानिब बढ़ाया था, जबकि वो खुशगवार हैरत में मुब्तला इतनी देर में पहली बार खुलकर मुस्कुराई थी। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू मिस रोज़ी। वो धीरे से मुस्कुराई। मैडम अगर आपकी इजाज़त हो तो हम आपका सामान अलमारी में सेट कर दें। वो प्रोफेशनल मुस्कुराहट पास करती नरमी से बोली थी। श्योर, आयरा ने मुस्कुराकर इजाज़त देते रास्ता दिया था। जभी मिस रोज़ी के साथ 3-4 लड़कियां इसे और मरवान को मॉर्निंग विश करती, शॉपिंग बैग्स उठाकर रूम में दाखिल हुई थी। थैंक यू सो मच रोज़ी। आयरा अपना सारा सामान बाद में खुद सेट कर लेगी। आप फ़िलहाल यहीं लिख दीजिए और आयरा को आज पहनने वाला ड्रेस दे दीजिए और प्लीज़ इनकी तैयारी में मदद कर दें। वो नर्म लहज़े में हिदायत करता अब खुद भी उठकर बैठ गया था। आयरा ने नासमझी से इसकी जानिब देखा था जिसने आईब्रो उठाए थे। बहुत शुक्रिया आपका रोज़ी, वैसे मैं खुद तैयार हो जाऊँगी। मिस रोज़ी से मतलूबा शॉपिंग बैग थाम कर सोफ़े पर रखते इसने साफ लहजे में इनकार कर दिया था, मगर सर ने कहा था कि आपका मेकअप ब्यूटीशियन करेगी। इसने हैरत से इसकी जानिब देखा। क्यों? मैं क्या किसी की शादी में जा रही हूँ? इस बार वो बाकायदा तौर पर मरवान की जानिब घूमी थी और तीखे सुतूनों समेत इस्तफसार किया था। मिस रोज़ी आप जाएँ और कुछ देर बाद ब्यूटीशियन को रूम में भेज दीजिएगा। ओके सर श्योर। वो हल्की मुस्कुराहट पास करती धीरे से दरवाज़ा बंद करती वहीं से पलट गई थी। ये सब क्या है? तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे? इसके माथे पर तेवरी चढ़ी थी, साथ ही अपने वजूद पर लिपटी सीहा चादर उतार कर एक तरफ को रखी थी। एक तो तुम हर जगह को कमरा अदालत बनाकर जिरा शुरू कर देती हो। अरे इलाही, ये तुम्हारा घर है, जंग का मैदान नहीं। इसलिए ज़रा कम सवाल किया करो। वो ज़रा खफगी से बोलता इसका गाल थपक कर अब शॉपिंग बैग में से ड्रेस निकाल रहा था, जिसे देख आयरा की आंखें खुल गई थी। मरवान, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या मैं इतना ब्राइट कलर और हैवी ड्रेस पहनूंगी? वो आसमानी रंग शिफॉन का इंतहाई नफीस सा सादा सा सूट था, मगर वो आयरा को फिर भी हैवी ही लगा था। ये हैवी है, मरवान ने जताते लहजे में कहते ड्रेस को एक हाथ में थाम कर इसके सामने लहराया था। हाँ, तो ये देखो ज़रा इस पर कितने ज़्यादा पर्ल्स लगे हैं। इसे जब कुछ समझ नहीं आया तो इसकी तवज्जो स्लीव्स और फ्रंट पर हुई पर्ल्स एम्ब्रॉयडरी की जानिब कराई थी। ये वाह, या वहशत, कैसी लड़की हो तुम? शादी की पहली सुबह तुम अगर कुछ ढंग का नहीं पहनोगी तो क्या पहनोगी भई? इसे इसके अंदाज पर चिढ़ हुई थी। जब भी वो आगे बढ़ती बैग्स खंगालने लगी थी, साथ ही इसके हाथ में एक बिस्किटी रंग हल्के धागे से हुई एम्ब्रॉयडरी वाला लॉन का सूट हाथ में आ गया था। मरवान ने इसकी चॉइस पर दांत पीसे। शुक्र करो मैंने तुम्हारा शरारा गरारा पहनने को नहीं कहा है। चुपचाप ये ड्रेस पहनकर बाहर निकलो। ब्यूटिशियन तुम्हारी डेंटिंग पेंटिंग कर देगी। इसके हाथ से झपट कर ड्रेस लेता हुआ इसे जबरदस्ती कंधों से थाम कर ड्रेसिंग रूम की जानिब धकेलता दांत पीस कर गोया हुआ था। तुम्हारा दिमाग सठिया गया है और कुछ नहीं। खुशफहमी चेक करो ठरकी सियासतदान की शरारा गरारा। पूछो ज़रा यहाँ किसकी बारात चल रही है? ड्रेसिंग रूम से ऊँची आवाज़ में अपना एहतिजाज रिकॉर्ड कराती हुई इसे तपाना हरगिज़ नहीं भूली थी।
مروان نے دانت پیس کر قدم ڈریسنگ روم کی جانب بڑھائے، جس نے اس کے ارادوں کی خبر ہوتے ہی جھٹ سے دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا تھا۔ تمہیں تو میں بعد میں دیکھ لوں گا۔ وہ بھی بند دروازے سے غصے سے ہاتھ مارتا بڑبڑاتا ہوا واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ جاری ہے۔ تو جی جناب، آپ لوگوں کو آئرہ اور مروان کی کھٹی میٹھی سی یہ نوک جھوک کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔